आप सभी का एलिवेट ज्योग्राफी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए हमारे साथ जुड़िए और अपने ज्योग्राफी के और एलिवेट कीजिए सक्सेस को, जिससे आप जल्दी से जल्दी क्या हों, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएं। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। यह टोटल या पूरी तरीके से आप वो बोल सकते हैं कि एनसीईआरटी के ऊपर ही आधारित है, जो कि 11वीं क्लास की एनसीईआरटी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक भी करिए अगर अच्छा लगता है। देखिए, अब जैसे ही हम अर्थ इंटीरियर के बारे में पढ़ने जाते हैं तो यहाँ बहुत सारे बैरियर्स आपको नज़र आते हैं। एक तो आपको टेम्परेचर का बैरियर नज़र आएगा, प्रेशर है, डेंसिटी है। कैसे इतनी डेप्थ तक जाएंगे, क्योंकि अर्थ का रेडियस तो यहाँ पर 6370 किलोमीटर है। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6370 किलोमीटर। तो यहाँ पर क्या है, एक्सट्रीम टेम्परेचर और यहाँ पर अननोन कोर है। यहाँ पे आप उसके बारे में बहुत अच्छे से नहीं बता सकते। और यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही आप डेप्थ में जाते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। तो इसके बारे में हम कुछ सोर्सेज लेंगे, इंफॉर्मेशन वहाँ से लेंगे कि कैसे इसके बारे में स्टडी किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा प्लेस है जहाँ पर गोल्ड माइन किया गया 3 से 4 किलोमीटर और वो डायरेक्ट सोर्स के रूप में जाना जाता है। तो ये 3 से 4 किलोमीटर साउथ अफ्रीकन गोल्ड माइंस हैं। यहाँ क्या होता है कि डायरेक्टली यहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है। एक और ड्रिलिंग की गई थी। किस पर्पज़ से ड्रिलिंग की गई थी, क्योंकि वहाँ पर इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसके थ्रू ड्रिलिंग की गई। वो कोला प्लेस है, कोला पेनिनसुला, आर्कटिक ओशन में 12 किलोमीटर की ड्रिलिंग हुई थी। नेक्स्ट हम आते हैं मेन पॉइंट पे, इंफॉर्मेशन सोर्सेज क्या है हमारे। इसमें दो तरीके से हो सकते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सोर्सेज हमें बताएंगे कि कैसे या क्या प्रॉपर्टीज हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, या अर्थ के अंदर जो भी मटेरियल है उसकी क्या प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले हम जानते हैं सरफेस रॉक के बारे में। तो सरफेस रॉक जो होती हैं उनसे हम डिराइव कर सकते हैं या उनसे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, जो कि ईजिली अवेलेबल सॉलिड मटेरियल है, कि अर्थ का इंटीरियर का स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा। फिर उसके बाद माइनिंग और ड्रिलिंग, जैसा कि हमने भी बताया कोला के बारे में और गोल्ड माइन साउथ अफ्रीका के बारे में। वहाँ से आप डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको सोर्स के रूप में यूज कर सकते हैं। लेकिन अब 12 किलोमीटर तक हुई तो बहुत ज़्यादा आप सोर्स गैदर नहीं कर पाएंगे। ये है इम्पॉर्टेंट वोल्केनिक मैग्मा। देखो, वोल्केनिक एरप्शन होता है जब ज्वालामुखी फटती है तो उससे क्या होता है, बहुत सारा मटेरियल बाहर आता है। पायरोक्लास्ट होता है, डस्ट होता है, गैसेज होते हैं, वाटर वेपर होता है। तो ये सारे क्या कर रहे हैं, हमें एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ में कैसा मटेरियल होगा। अभी हम इनके सब बारे में आगे पढ़ेंगे। फिर इनडायरेक्ट सोर्सेज में आता है टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी ग्रेडियंट। क्या आते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी ग्रेडियंट्स आते हैं। ये वैल्यूज़ क्या होती हैं, जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे वैसे वैसे इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, इंक्रीज होती जाती हैं। नेक्स्ट है मीटियोर्स। एक सॉलिड बॉडी जो सिमिलर मटेरियल के हो अर्थ के, उससे हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, उससे इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रेविटेशन एंड मैग्नेटिज्म। अब यहाँ पर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि कैसा है इंटीरियर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहीं से हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। सेस्मिक एक्टिविटी, जो भूकंप हैं, जो ट्रेमर्स होते हैं, इनसे हम इसके बारे में पता लगाते हैं क्या होते हैं। चलिए बात करते हैं ग्रेविटेशनल फ्लक्चुएशन एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको पता है कि इक्वेटर पर जो है सबसे कम ग्रेविटी होती है और पोल पर सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जो ग्रेविटी होती है वो बढ़ती जाती है। या आपसे क्वेश्चन पूछ दे, पोल से इक्वेटर की तरफ जाने पर क्या होता है, तो ग्रेविटी घटती जाती है। इससे आप ये कह सकते हैं कि ग्रेविटी कहीं भी किसी भी प्लेस पर एक जैसी नहीं हो सकती। ओके, जब आप लैटिट्यूडनल देखते हैं। यहाँ पर एक डेफिनेशन है ग्रेविटी एनोमली। ग्रेविटी एनोमली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अब आपके पास कोई प्लेस ए है। अब आपने क्या किया है कि आपकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है और आपने जो एक्चुअल वैल्यू है, इसमें क्या देखा कि डिफरेंस आ रहा है ग्रेविटी में।
तो इसी को क्या बोल रहे हैं, ग्रेविटी एनोमली। द क्रिटिकल डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड ग्रेविटी रीडिंग्स एंड एक्चुअल रीडिंग एट स्पेसिफिक लोकेशन। अब ये एनोमली ही क्या करती है, जियोलॉजिस्ट को हेल्प करती है कि जो अर्थ है ये इसका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है मास का क्रस्ट में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आप लोग लगातार बने रहिए और इसको क्या कीजिए, लाइक ज़रूर करिए, शेयर कीजिए। अब हम बात करेंगे सिस्मिक एनर्जी रिलीज के बारे में। ठीक है, यह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चंस बनते भी हैं। अगर हम लिथोस्फेरिक कॉन्टेक्स्ट में इसको देखें तो आप नोट डाउन कर लीजिए या इसको याद रखिए कि जो ऑल नेचुरल अर्थक्वेक्स होते हैं वो लिथोस्फेयर से ही जनरेट होते हैं। ठीक है, डेप्थ अप टू 200 किलोमीटर इसकी होती है। अब यहाँ पर 3 वर्ड्स आए आपको कीवर्ड। फोकस क्या होता है, हाइपोसेंटर, फॉल्ट और एपिसेंटर। यहाँ 2 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, फोकस और एपिसेंटर से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कोई घुमा फिरा के नहीं। स्टेटमेंट आ जाएगा 1 2, सेस्मी एपिसेंटर की प्रॉपर्टी हाइपोसेंटर के साथ रख देगा, फोकस के साथ और उसके साथ कर देगा, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसीलिए क्या करिए, आप आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। एपिसेंटर क्या है कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ की, जैसे ये है फोकस, इसका यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। फोकस जो है हाइपोसेंटर है, ये क्या होता है कि ऐसा प्रिसाइज पॉइंट होता है लिथोस्फीयर में जहाँ से क्या होती है, ओरिजिनेट होना स्टार्ट होती है। क्या एनर्जी, सिस्मिक एनर्जी ओरिजिनेट होती है, इसलिए रिलीज होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस हाइपोसेंटर बोलते हैं। और यहीं से क्या होती है, वेव्स जो हैं सारे डायरेक्शन में मूव करती हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद फॉल्ट होता है। अब जब ये मूव करेंगी डायरेक्शन में और इनमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होगी, तो वो क्या करेंगी, किसी भी क्रिस्टल रॉक को ब्रेक कर देंगी। कैसे ब्रेक करेंगी, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो आ जाता है और इससे क्या होता है कि जो रॉक है वो अब्रप्टली टूट जाती है। सो अ शार्प ब्रेक इन क्रिस्टल रॉक्स वेयर फ्रिक्शन इज ओवरकम कॉजिंग रॉक टू स्लाइड अब्रप्टली। अब इसके बाद लास्ट में हम आते हैं एपिसेंटर। एपिसेंटर की जो है वो फोकस से ही क्या है, रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप बोलेंगे वो पॉइंट कहाँ पर, सरफेस पर, यहाँ पर क्या है, लिथोस्फीयर में स्टार्ट हुआ एनर्जी, अब यहाँ से ये चली जा रही है ऊपर की तरफ। तो सरफेस पे वो पॉइंट जो वर्टिकली स्थित है किसके ऊपर, फोकस के, और जहाँ पर सबसे पहले एक्सपीरियंस किया जाता है सिस्मिक वेव का, उसी को हम बोलते हैं एपिसेंटर। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये पॉइंट, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए अब अर्थक्वेक के कुछ टाइप्स हैं, इनके बारे में समझ लीजिए। एक है टेक्टोनिक। टेक्टोनिक क्या है, जब रॉक्स क्या होते हैं, स्लाइड करती हैं। कैसे इनका ओरिजिनेट होता है, जहाँ टेक्टोनिक रॉक पे स्लाइड करने से जो फ्रिक्शन होता है या फॉल्ट प्लेन पे, तो ये सबसे कॉमन है। तो उसकी वजह से भी क्या होता है, अर्थक्वेक या सिस्मिक वेव जनरेट होती है। फिर वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है तो उसकी वजह से भी क्या होता है, अर्थक्वेक आते हैं। कोलैप्स कर जाए, जैसे कि कोई माइन है और माइन में बहुत ज़्यादा डीप माइनिंग हो चुकी है, तो उसकी वजह से उसका रूप क्या कर रहा है, कोलैप्स कर जा रहा है, तो अर्थक्वेक जैसी सिस्मिक वेव रिलीज होती हैं। एक्सप्लोजन से भी अर्थक्वेक आते हैं, जहाँ पर अगर कहीं पर न्यूक्लियर या केमिकल जो है टेस्टिंग की जा रही है, उसकी वजह से यहाँ पर आपको एक्सप्लोजन देखने को मिलेगा। एक्सप्लोजन बनेगा कारण किसका, सिस्मिक वेव से। रिजर्वायर इंड्यूस्ड आपने पढ़ा होगा। रिजर्वायर भी क्या होते हैं, यहाँ पर हैवी वॉल्यूम और लोड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक लोड पड़ता है और वहाँ पर अर्थक्वेक आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पर इससे भी क्वेश्चन आता है मर्केली और रिएक्टर स्केल से। ये दोनों डिफरेंट हैं, कंपेयर कर लेते हैं, आपको याद हो जाएगा। मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं किसको, दोनों को ही। इनका मेजरमेंट क्या है, रिएक्टर स्केल जो है वो मैग्नीट्यूड को मेजर करता है कि क्या मैग्नीट्यूड है इसका, जबकि मर्केली स्केल जो है वो उसकी इंटेंसिटी को मापता है। दोनों में डिफरेंस है। फिर हम बात करते हैं बेसिस पे, तो ये जो है एनर्जी से रिलेटेड है। इसमें रिएक्टर स्केल में क्या होता है कि एब्सोल्यूट एनर्जी रिलीज जितनी भी हुई है अर्थक्वेक के दौरान, उसको मेजर किया जा रहा है।
मरकेली में क्या करते हैं कि जो विजुअल डैमेज हुआ है, जो हम आप आसपास देख रहे हैं कि कितना कैजुअलिटी हुआ, प्रॉपर्टी को कितना डैमेज हुआ, लैंडस्केप को कितना डैमेज हुआ, या कहाँ पर लैंडस्लाइड आ गया इसकी वजह से, तो ये जो फिजिकल चीज़ है यहाँ पर आप देखेंगे कि कितना डैमेज होता है, उसको मेजर करने के लिए मरकेली स्केल का यूज किया जाता है। यहाँ से जरूर क्वेश्चन आता है, अभी रिसेंट कुछ पेपर्स हुए उसमें देखने को मिला है कि स्केल रेंज क्या होती है। इस रिएक्टर स्केल जो होता है वो 0 से 10 होता है। हमेशा आप जब भी पढ़ते होंगे कि 6.7 रिएक्टर स्केल पर भूकंप है, आप न्यूज़ भी पढ़ते होंगे तो आपको याद हो जाएगा। मरकेली स्केल क्या है, इसकी रेंज जो होती है हमेशा 1 से 12 होती है, ठीक है। और मरकेली का नाम एक इटालियन सिस्मोलॉजिस्ट थे, उनके नाम पर ही दे दिया गया, रखा गया है। अब हम देखेंगे कि ये जो सिस्मिक वेव्स होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं, ओके। अच्छा, सिस्मिक वेव क्या होता है? आप बैठे हुए हैं, ओके, बैठे हुए हैं, आपको कुछ एहसास हो रहा है कि वाइब्रेशन हो रहा है कुछ। जब वाइब्रेशन का एहसास होता है तो वो क्या होती है, सिस्मिक वेव होती है, और वो वाइब्रेशन से हम बोलते हैं कि भूकंप हो गया। सिस्मिक वेव 2 तरीके के हैं, बॉडी वेव और सरफेस वेव। बॉडी वेव क्या है, ये फोकस से जनरेट होती, फोकस पर जनरेट होती हैं, जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी वेव। ये क्या करती हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के थ्रू, जो अर्थ बॉडी है उसके अंदर ट्रैवल करके ऊपर की तरफ आती हैं। इनको पी और एस में डिवाइड किया जाता है। सरफेस वेव क्या है, ये सरफेस रॉक्स के पास ही क्रिएटेड व्हेन बॉडी वेव्स इंटरेक्ट विद सरफेस रॉक्स। जब सरफेस रॉक से ये इंटरेक्ट करते हैं तभी यहाँ पर इनका जनरेशन होता है, और ये सरफेस के अलॉन्ग मूव करती हैं। ये आपको याद रखना है कि सरफेस के अलॉन्ग मूव करती हैं और ये हाईली डिस्ट्रक्टिव होती हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, या स्टेटमेंट बेस्ड दोनों बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्मिक वेव कम एट द सरफेस लेटर। सबसे बाद में सरफेस पर कौन सी सिस्मिक वेव आती है, रिपोर्ट की जाती है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, सरफेस वेव, ओके। इसको एल वेव भी बोलते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में कंपेयर कर लेते हैं। प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स, इनका अराइवल टाइम क्या होता है। प्राइमरी वेव सबसे पहले आती हैं और एल वेव जो हमने बोला वो सबसे बाद में आती हैं। सेकेंडरी क्या होते हैं, प्राइमरी के बाद आते हैं, इसमें कुछ टाइम लैग रहता है, ओके। एनालॉग क्या होता है कि ये प्राइमरी वेव जो होती हैं वो साउंड वेव की तरीके चलती हैं, प्रोपेगेशन होता है, जबकि सरफेस वेव होती है इनका यूनिक सीर वेव होता है। मीडियम परमेबिलिटी क्या है, प्राइमरी वेव सारे स्टेट्स में, लिक्विड, सॉलिड, गैसियस स्टेट में चल सकती हैं, मूव करती हैं, लेकिन सेकेंडरी वेव केवल सॉलिड मटेरियल में ही मूव करती हैं। साइंटिफिक वैल्यू क्या है, वेलोसिटी जो है सेकेंडरी वेव की, वेलोसिटी वेरिएशन मैप इंटरनल डेंसिटी का हमें बताता है कि क्या यहाँ पर संरचना है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी वेव, क्योंकि ये केवल सॉलिड में चलती हैं, जहाँ जाकर रुक जाते हैं उसके बाद हम सोचते हैं या बताते हैं कि ये इसके बाद यहाँ पर सॉलिड है, सॉलिड के बाद लिक्विड होगा, तो ये लिक्विड में जाकर नहीं ट्रैवल करती। इसकी वजह से हम बोलते हैं कि जो इनर कोर है वो लिक्विड है। मैकेनिक्स के बारे में देख लेते हैं इन वेव प्रोपेगेशन की। तो जो प्राइमरी वेव्स हैं वो पैरेलली वाइब्रेट करती हैं, कहाँ, वेव डायरेक्शन के पैरेलल वाइब्रेट करती हैं, जबकि ये सेकेंडरी वेव्स होती हैं ये परपेंडिकुलर वाइब्रेट करती हैं। प्राइमरी वेव क्या है, पैरेलल वाइब्रेट करती हैं, सेकेंडरी वेव परपेंडिकुलर किसी वर्टिकल प्लेन के, और ये क्या करती हैं, क्रेस्ट और ट्रफ बनाती हैं, ओके। ये आपको याद रखना है किसी भी मटेरियल में जब करती हैं, चलती हैं। अब प्राइमरी वेव क्या करते हैं, एक्सर्ट प्रेशर लीडिंग टू द स्ट्रेचिंग एंड स्क्यूजिंग डेंसिटी डिफरेंसेस ऑन द ऑफ द मटेरियल। तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये आगे की तरफ मूव कर रही हैं तो एक प्रेशर क्रिएट कर रही हैं, उसकी वजह से भी क्या होता है, मटेरियल के बारे में प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और उनकी जैसे अंदर की तरफ जाती हैं जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर इनकी वेलोसिटी भी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। तो इसकी वजह से हम आसानी से बता सकते हैं कि इंटीरियर कैसा है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर
द साइटोजोन प्रिंसिपल, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। अब साइटोजोन क्या बताता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी वेव अर्थ का कोई ऐसा पार्ट होगा है जहाँ पर ट्रेवल नहीं कर रही हैं। आपको पता है कि जो सेकेंडरी वेव्स हैं वो केवल सॉलिड मटेरियल में ट्रेवल कर रही हैं, तो उसके बाद कोई ना कोई साइटोजोन होगा, उसके बाद वो वहाँ से अपनी ट्रेवल नहीं कर पाती हैं। और प्राइमरी वेव का भी होगा। तो सिस्मोग्राफ्स एट फॉर ऑफ लोकेशन समटाइम रिकॉर्ड स्पेसिफिक एरिया वेयर वेव सिंपली डू नॉट अराइव। सिस्मोग्राफ पर एक कोई बहुत दूर एक कोई प्लेस होता है, एक स्पेसिफिक एरिया होता है, वहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है कि वहाँ पर ये वेव्स नहीं पहुँच रही हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, साइटोजोन बोलते हैं। जहाँ ये सिस्मिक वेव जिस रीजन में नहीं पहुँच रही, एरिया में नहीं पहुँच रही, उसको हम साइटोजोन बोलते हैं। क्योंकि सिस्मिक वेव वेलोसिटी जो होती है वो डेंसर मटेरियल में बढ़ती जाती है। वेव्स क्या होती हैं, बेंड हो जाती हैं जैसे ही वो ज़्यादा डीपर ट्रैवल करती हैं। और ये तो हो गया प्राइमरी का। सेकेंडरी में क्या है, पता है आपको कि ये सेकेंडरी वेव्स जो हैं लिक्विड में ट्रैवल नहीं करती हैं, ये पूरी तरीके से क्या होती हैं, गायब हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें नॉन सॉलिड आउटर कोर के बारे में पता चलता है। मैपिंग द जियोमेट्री ऑफ साइटोजोन्स। अच्छा, मैंने भी थोड़ा पहले आपको बोल दिया था क्या, इनर कोर सॉलिड, नहीं इनर कोर लिक्विड बोल दिया क्या, इनर कोर सॉलिड होता है, आउटर लिक्विड होता है, ये ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं साइटोजोन के बारे में, मैपिंग द जियोमेट्री ऑफ द साइटोजोन। यहाँ दोनों में क्या होता है, 105 से 145 के बीच में क्या होता है, एक स्पेसिफिक रीजन है जहाँ पर अर्थ वेव या सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं, रिकॉर्ड नहीं की जा रही हैं। ये प्राइमरी वेव क्या होती हैं, इनका ये साइटोजोन है, और ये इधर आप देख रहे होंगे सेकेंडरी वेव में साइटोजोन है। प्राइमरी वेव का जो साइटोजोन है वो 105 से 145 दिख रहा है आपको। ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिस्मोग्राफर्स ग्राफ्स रिकॉर्ड बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव विदाउट इशू। 0 से 105 तक बिना किसी व्यवधान के उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन 145 के बाद प्राइमरी वेव जो होती हैं वो फिर से री एमर्ज हो जाती हैं, लेकिन सेकेंडरी वेव्स होती हैं वो री एमर्ज नहीं हो पाती हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स, कि सेकेंडरी वेव साइटोजोन जो है इमॉसिव, ये लगभग 40% एरिया ऑफ द टोटल अर्थ सरफेस को कवर करता है। जो साइटोजोन सेकेंडरी वेव का है लगभग 40% टोटल अर्थ सरफेस के एरिया को कवर करता है। इसी की वजह से हमें इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बेहतर तरीके से पता चलता है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेंगे स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट। यहाँ पर द क्रस्ट के बारे में बात करें तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। आप बोलते हैं कि आउटर मोस्ट सॉलिड जो है क्रस्ट है वो ब्रिटल पार्ट ऑफ द अर्थ है। इसकी थिकनेस जो है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कॉन्टिनेंटल में थिकनेस जो है लगभग 30 किलोमीटर से स्टार्ट होती है अप टू 70 किलोमीटर इन हिमालयज। ओके, ओशियानिक में 5 किलोमीटर। रॉक कंपोजिशन जो होता है वो कॉन्टिनेंटल का होता है ग्रेनाइटिक रॉक। यहाँ से क्वेश्चंस जरूर बनते हैं, इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओशियानिक में क्या होता है, हेवियर बेसाल्टिक रॉक होती है। ओके, यहाँ पर ओशियानिक क्या है, बेसाल्टिक रॉक से बनी है, और कॉन्टिनेंटल क्या है, ग्रेनाइटिक रॉक से बनी हुई है। अब यहाँ पर डेंसिटी की बात अगर करते हैं तो कॉन्टिनेंटल की डेंसिटी ओशियानिक से क्या है, ज़्यादा देखने को यहाँ पर मिल रही है। आप लोग यहाँ पर करेक्शन करिए थोड़ा सा, ये उल्टा यहाँ पर स्लाइड में लिखा हुआ है। ओशियानिक की जो होती है वो 3.0 यहाँ पर है कि 2.7 है, ये आप हमें बताइए। ये 2.7 ही होती है, बिल्कुल करेक्ट है। आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि कॉन्टिनेंटल 3 और ओशियानिक की 2.7 होती है। ये यहाँ पे हमने इसलिए बोला कि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये स्टेटमेंट घुमा के दिया जाएगा या इसकी वैल्यू उसमें पुटअप कर दी जाएगी, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगी हम उसमें पूरा इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ जो कंपोजिशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हमने क्या पढ़ लिया कि सोर्सेज क्या हैं, कैसे हमें इसके बारे में पता चलता है। ओके, नाउ आप लोग
को अगर पीपीटी चाहिए तो एलिवेट ज्योग्राफी आप सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल पर या हमारे यूट्यूब चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बने रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।